India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और रेप सहित अन्य आर्थिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सोमेन मित्रा और रणवीर कुमार के नेतृत्व में ये सीट गठित होगी। इस सीट की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। वो रिपोर्ट भी 6 सप्ताह के अंदर जमा करानी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। एक बेंच द्वारा 3 अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार समेत मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है। बेंच ने बताया कि एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा। मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि अलग-अलग फैसले हैं, लेकिन सभी सहमत हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य की सभी एजेंसियों को जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी का सहयोग करना होगा। मामले को अब एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही में अन्य मुद्दों से निपटने के लिए एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के कामकाज की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिस पर बाद में संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेने के बाद एक अलग आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि 2 जुलाई 2021 को दक्षिण उपनगर के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान को नोटिस जारी किया गया था कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जा सकती है। इस मसले पर बाद में विचार किया जाएगा। अदालत में समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भगाने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमेन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे। पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। पश्चिम बंगाल सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के 3 पद हैं, जिनमें से एक रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने को कहा था। राज्य सरकार अब तक ऐसा नहीं कर पाई। कब नियुक्तियां की जाएंगी, इस बाबत पर सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब भी नहीं दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि अगर सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर नई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो राज्य पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव को भी सम्मन भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, जिसका बंगाल समेत ज्यादातर राज्यों ने अनुसरण नहीं किया। अधिकांश राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि रिक्तियों को भरने में कितनी प्रगति हुई है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इस मामले पर असंतोष व्यक्त किया और अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सुनवाई 3 सप्ताह में फिर से शुरू होगी। सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है। वादी और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज के अनुसार फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार में 3 अतिरिक्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। वर्तमान में स्वीकृत 3 पदों पर एक मुख्य सूचना आयुक्त है। आयोग के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 10,000 आवेदन और शिकायतें लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि सीआरपीसी की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे से विपरीत है। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना है कि जब तक व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता तब तक सीआरपीसी की धारा 170 के तहत चार्जशीट को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा दिल्ली उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला अकेला नहीं है और अन्य उच्च न्यायालयों ने भी स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव का पालन किया है कि आपराधिक अदालतें इसलिए आरोप पत्र स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। अदालत ने दीनदयाल, किशनचंद और अन्य बनाम गुजरात राज्य में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने पाया है कि सीआरपीसी की धारा 170 में आने वाले शब्द हिरासत या तो पुलिस या न्यायिक हिरासत पर विचार नहीं करता है, लेकिन ये केवल आरोप पत्र दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा हम उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं और उक्त न्यायिक दृष्टिकोण को अपना प्रभाव देना चाहते हैं। सीआरपीसी की धारा 170 पर विचार करते हुए ठीक ही देखा गया है कि ये चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम जी, स्वागत आपका। चार्जशीट दाखिल के वक्त गिरफ्तारी के मामले पर कोर्ट की व्यवस्था के पीछे क्या दलील थी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान किसी आरोपी की गिरफ्तारी करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या एक जघन्य अपराध होता है जहां गवाहों या आरोपी की प्रभावित करने की संभावना होती है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी की नियम को नियमित किया जाता है तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या संबंध की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरे जांच में सहयोग किया है, तो ये समझने में विफल है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी पर मजबूरी क्यों नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि वास्तव में हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां जोगिंदर कुमार के मामले में टिप्पणियों के विपरीत कि कैसे एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के परिचय में निपटना पड़ा है, जिसलिए अदालतें एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर दे रही हैं। सीआरपीसी की धारा 170 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवश्यक औपचारिकता के रूप में हम इस तरह के कृत्य को गलत मानते हैं और यह सीआरपीसी की धारा 170 के इरादे के विपरीत है। जी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि ये वैध है, ये अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस मामले में अपीलकर्ता के साथ 83 अन्य निजी व्यक्तियों को एक एफआईआर में शामिल करने की मांग की गई थी जो 7 साल पहले दर्ज की गई थी। अदालत के समक्ष उसने प्रस्तुत किया कि वो पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और कहा गया कि आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है। गिरफ्तारी मेमो जारी होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में विचार किया कि तब तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता तब तक जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के मद्देनजर आरोप पत्र को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। इस पहलू पर यह माना जाता है कि सीआरपीसी की धारा 170 प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं देती है। अदालत ने कहा हम ध्यान दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का मौका तब पैदा होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या ये एक जघन्य अपराध है जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या आरोपी जहां फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि ये वैध है, ये अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या सीएटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में बिना शर्त माफी मांगने पर विचार करने को कहा। कैंट के आदेश के मामले में प्राचा को अवमानना का दोषी ठहराया गया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट की खंडपीठ ने कैंट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, जो कुछ हुआ एक शर्त जिस पर हम चाहते हैं कि आप विचार करें वो ये है कि कृपया बिना शर्त माफी मांगे पूरी बात रफा दफा हो जाएगी। हम सभी गलतियां करते हैं, विचार ये है कि हम जल्द से जल्द सुधार करें। अदालत के इस सवाल पर अधिवक्ता महमूद प्राचा इसके बारे में क्या सोचते हैं, वकील ने कहा कि वो केवल अदालत के सम्मान का बचाव कर रहे थे और उनसे कुछ ऐसा कहा गया था जिसे खुली अदालत में नहीं कहा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 6 अगस्त 2021 को अपील और स्टे अर्जी में नोटिस जारी किया। विक्रमजीत बनर्जी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए थे, उन्हें प्रति देने के भी निर्देश जारी किए गए। कैंट की प्रधान पीठ ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया था जहां वरिष्ठ वकील एम्स दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखंड कैडर के एक भारतीय वन सेवा अधिकारी संजीव कुमार चतुर्वेदी के मामले में बहस कर रहे थे, जिन्होंने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR रिकॉर्डिंग के संबंध में आवेदन दायर किए थे। अधिवक्ता प्राचा की ओर से अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के उदाहरणों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने उन्हें अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत अदालत की अवमानना का दोष ठहराया था। आदेश में कहा गया कि इस मामले में हुए विभिन्न घटनाक्रमों से पता चलता है कि आवेदक और उसके वकील के व्यक्तित्व को जोड़ने का प्रयास अधिक था और उस उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूनल एक आसान लक्ष्य बनाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के अंदर 29 वर्षीय गैंगस्टर कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिका में दिल्ली पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के महानिदेशक कारागार को घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज यानी घटना से पहले, घटना के समय और उसके बाद के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को भी निर्देशित किया गया। अधिवक्ता महमूद प्राचा और अधिवक्ता शारिक निसार के माध्यम से अंकित की मां, बहन और भाई द्वारा दायर याचिका में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है। अंकित गुर्जर 4 अगस्त को तिहाड़ जेल के अंदर मृत पाया गया। उसे सेंट्रल जेल नंबर 3 में बंद किया गया था। घटना के संबंध में डीजीपी ने 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया, जिनमें उपाध्यक्ष, 2 सहायक अधीक्षक और 1 वार्डन शामिल है। अदालत ने निर्देश दिया कि पहले उदाहरण में प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से महानिदेशक जेल के हस्ताक्षर के तहत और प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर के तहत स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की जाए। मामले को 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि अंकित को जेल अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था और वास्तव में पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक के साथ क्रूरता का पता चल रहा है, जैसा कि उसकी लाश की तस्वीरों से पता चलता है। इस तथ्य के साथ कि उसे बिना किसी चिकित्सीय देखभाल में एकांत कक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 15 साल के उस लड़के के माता पिता को मुआवजे की पेशकश करने पर तुरंत विचार करे जिसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। लड़के को बिजली का करंट उस वक्त लगा था जब वो एक लोहे के खंभे पर चढ़कर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी कर रहा था। उसी खंभे पर वो बिजली के तार को छू गया और तुमकुर के करिकेरे में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ओवरहेड तारों के संपर्क में आने से लड़की की मौत हो गई। स्वतः संज्ञान याचिका में एमिकस क्यूरी एडवोकेट बीवी विद्युता ने 16 अगस्त के हिंदू समाचार पत्र में पेश होने वाली एक रिपोर्ट को अदालत के संज्ञान में लाया। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 लड़के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी कर रहे थे जब वो तुमकुर के करिकेरे गांव के एक सरकारी स्कूल के परिसर में एक लाइव तार के संपर्क में आ गए। उन सभी को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि दुर्भाग्य से उनमें से एक चंदन की मृत्यु हो गई, अन्य 2 का इलाज चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक बॉयज हॉस्टल में नाबालिग छात्रों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर इशारा करते हुए एक पत्र के आधार पर 2019 में स्वतः संज्ञान याचिका शुरू की गई। 5 छात्रों को 11 केवी वोट की विद्युत लाइन के संपर्क में आए फ्लैग पोल को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, जो उस भवन के बहुत करीब था जिसमें छात्रावास स्थित है। बिजली के झटके से 5 छात्रों की मौत हो गई। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि देश छोटी लड़कियों की सम्मान करता है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया जिस पर 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस संजीव कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा, ऐसी स्थिति में अगर सही समय पर न्यायालय से सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो पीड़ित आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था में नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के अपराध को रोकने का ये समय है। अदालत एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई
कर रही थी, जिसने 13 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। लड़की जब वो घर में अकेली थी और उसके परिवार के सभी सदस्य चारा काटने के लिए खेत में गए थे। आरोप था कि स्थिति का फायदा उठाकर प्रार्थी जबरन पीड़िता के घर में घुसा और जान से मारने की धमकी देकर उसके बाल पकड़कर कमरे के अंदर घसीटता हुआ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने फोन पर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर के घर से आवेदक को गिरफ्तार किया। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता और आवेदक के बीच प्रेम संबंध था और उसने खुद आवेदक को बुलाया था, लेकिन पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। शुरुआत में अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर की राय में उसके शरीर पर हिंसा और यौन हिंसा के लक्षण देखे जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियां अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आवेदक को जमानत देने का कोई अच्छा आधार नहीं पाया और इस वजह से जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। India Legal presents Courts Roundup.